नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका इस कक्षा में स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 11वीं की पुस्तक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्याय 1 पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अर्थशास्त्र का परिचय जाना था। उस कक्षा में हमने अर्थशास्त्र का अर्थ तथा परिभाषा, आर्थिक क्रियाओं का अर्थ, आर्थिक गतिविधियों तथा गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर, आर्थिक समस्या तथा अर्थशास्त्र के घटकों उपभोग, उत्पादन तथा वितरण के विषय में चर्चा की थी। आज हम सांख्यिकी के अर्थ तथा परिभाषा, सांख्यिकी की विशेषताओं, सांख्यिकी के कार्यों, सांख्यिकी के महत्व तथा सांख्यिकी की सीमाओं पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना कि हर व्यक्ति को चैन की समस्या का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्या की जड़ भी चैन की समस्या है। असीमित आवश्यकताओं की तुलना में सीमित संसाधन तथा साधनों का वैकल्पिक उपयोग सर्वोत्तम संयोग का चयन करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी तार्किक व्यक्ति तथ्यों के बिना निर्णय नहीं ले सकता है। निर्णय लेने के लिए उसे संख्यात्मक तथ्यों की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता, उत्पादक या सरकार अपने आर्थिक निर्णय संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर लेते हैं। इस प्रकार से आर्थिक या संख्यात्मक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं। भारत में विश्वसनीय तथा शुद्ध आंकड़ों के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इस कार्य के लिए एक मंत्रालय भी बनाया हुआ है, जिसका नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। यह मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। किसी अर्थशास्त्री द्वारा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन या किसी सरकार के नीति निर्धारकों द्वारा नई नीतियों का निर्माण बिना आंकड़ों के ठीक वैसे ही है जैसे बिना दिशा सूचक तथा मानचित्र के समुद्र में यात्रा करना, जहां मंजिल पर पहुंचना असंभव हो जाता है। आर्थिक समस्याओं के लिए आंकड़े संग्रह करने का उद्देश्य आर्थिक समस्या के कारणों को जानना तथा उनका विश्लेषण करना होता है। उदाहरण के लिए, जब हम बेरोजगारी की समस्या के कारणों की व्याख्या करते हैं, तब हम विभिन्न कारकों जैसे अशिक्षा, निर्धनता, पूंजी निर्माण का अभाव, उत्पादन में कमी आदि संबंधित आंकड़ों के प्रकाश में इसकी व्याख्या करते हैं। परंतु यदि हम इस समस्या के निवारण के लिए नीतियां नहीं बनाते तो समस्या के कारकों के अध्ययन का कोई लाभ नहीं होता। अर्थशास्त्रियों का मुख्य उद्देश्य तो आर्थिक समस्या को समझना तथा उसे दूर करने के लिए नीतियों का निर्माण करना है। इस पूरी प्रक्रिया में सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकी सहायक होती है। सांख्यिकी के बिना अर्थशास्त्र का अध्ययन अपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का प्रयोग आप तथा आपके परिवार के सदस्य सालों से कर रहे हैं। जब आप अपने प्रतिशत अंक निकालते हैं और उसे अपने दोस्तों से उसकी तुलना करते हैं, वह सांख्यिकी है। जब आपके परिवार के सदस्य महीने भर में अलग अलग होने वाले खर्चों का हिसाब किताब रखते हैं तथा आने वाले महीनों के खर्च का अनुमान लगाते हैं, वह सांख्यिकी है। इस तरह हम कह सकते हैं सांख्यिकी उतनी ही पुरानी है जितनी मानव की आर्थिक क्रियाएं। प्राचीन काल में इसे शासन कला का विज्ञान समझा जाता था तथा इसका क्षेत्र सीमित था। उस समय सत्ता प्रशासनिक उद्देश्यों से जन्म मृत्यु का विवरण रखती थी तथा लगान राजस्व का हिसाब किताब करती थी और इसके लिए सांख्यिकी का प्रयोग करती थी। हिंदी भाषा में सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है अंकों से संबंध या अंकों में होना। अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस या जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक से हुई है। इन सभी का अर्थ राजनीतिक राज्य से है।
वर्तमान काल में सांख्यिकी का प्रयोग केवल सरकार तक सीमित नहीं रह गया है। आधुनिक सांख्यिकी का प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों और विषयों में होता है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, सरकार की नीतियां, रिसर्च तथा विकास आदि क्षेत्रों में सांख्यिकी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। आइए सांख्यिकी की परिभाषा को जानते हैं। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला बहुवचन में तथा दूसरा एकवचन में। बहुवचन में सांख्यिकी को जानते हैं। तथ्यों के संख्या संबंधी विवरण या आंकड़ों का उल्लेख करने के लिए सांख्यिकी शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने सांख्यिकी को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। वेबस्टर के अनुसार समंक किसी राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य हैं, विशेष रूप से वह तथ्य जिनको अंकों के रूप में अथवा किसी सारणी या वर्गीकृत पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद बाउले के अनुसार किसी अनुसंधान से संबंधित अंकों में व्यक्त किए जाने वाले उन तत्वों के विवरण को समंक या आंकड़े कहते हैं जिन्हें एक दूसरे की तुलना में रखा जा सकता है। सांख्यिकी की अधिक व्यापक परिभाषा होरेस सेक्रिस्ट ने दी है। उनके अनुसार सांख्यिकी से तात्पर्य तथ्यों के उस समूह से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं, जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जाता है, जिनकी गणना या अनुमान परिशुद्धता के एक उचित स्तर के अनुसार की जाती है, जिन्हें पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए एक व्यवस्थित ढंग से संग्रह किया जाता है तथा जिन्हें एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में रखा जाता है। संक्षेप में कहें तो बहुवचन में सांख्यिकी से अभिप्राय है समंक या आंकड़े। अब एक वचन में सांख्यिकी को जानते हैं। एक वचन में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सांख्यिकी विषय या विज्ञान के लिए किया जाता है। आप अभी जिस सांख्यिकी विषय का अध्ययन कर रहे हैं वह सांख्यिकी का एक वचन में प्रयोग है। एक वचन में प्रयुक्त सांख्यिकी शब्द से तात्पर्य विधियों के उस समूह से है जिससे आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का विश्लेषण तथा निर्वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रॉक्स्टर तथा काउडन के अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे अर्थशास्त्री सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसका संबंध आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वाचन की विधियों से है, जिनको किसी अनुसंधान विषय पर कुछ प्रकाश डालने के लिए एकत्रित किया गया है। सांख्यिकी विषय की इस पुस्तक में हम आंकड़ों के संकलन, आंकड़ों के वर्गीकरण तथा सारणीयन, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों के विश्लेषण तथा आंकड़ों के निर्वचन की विधियों तथा तकनीकों का अध्ययन करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि आंकड़े हैं क्या? आंकड़ों को पहचानने के लिए उसकी विशेषताएं जानना जरूरी है। आंकड़ों की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली विशेषता, आंकड़े तथ्यों का समूह होना चाहिए। कोई एक संख्या वाला वाक्य आंकड़े नहीं होता। आंकड़ों के लिए किसी विशेष उद्देश्य से संबंधित संख्यात्मक तत्वों का समूह होना आवश्यक है। जैसे सुनीता के विज्ञान में 90 अंक हैं, यह आंकड़े नहीं है। जबकि सुनीता के विज्ञान में 90, गणित में 95, अंग्रेजी में 85 तथा कुल औसत अंक 92 हैं। हम इसे सांख्यिकी या आंकड़े कहेंगे। संख्या में व्यक्त किया जाना चाहिए। केवल संख्या में व्यक्त तथ्य या विवरण ही आंकड़े कहलाते हैं। गुणात्मक वर्णन जैसे लिंग, सुंदरता, ईमानदारी, रंग आदि अंकों में नहीं मापा जाता है, इसलिए यह आंकड़े नहीं कहलाते। हम इन गुणों को परोक्ष रूप से संख्याओं में प्रदर्शित करके इन्हें आंकड़े बनाते हैं।
जैसे एक कक्षा में बालिका तथा बालकों की संख्या, भारत में महिला तथा पुरुषों की साक्षरता दर। तीसरी विशेषता, आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। कोई भी आर्थिक या सामाजिक समस्या अनेक कारणों से प्रभावित होती है तथा उससे संबंधित संख्यात्मक तथ्यों पर एक से अधिक कारणों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कार की कीमत में 10% की कमी होने के कई कारण हो सकते हैं। कार की मांग का कम होना, कार में प्रयोग की जाने वाली आगतों की कीमतों में कमी होना, कार पर लगने वाले करों में कमी होना या उत्पादकों की संख्या बढ़ने से कार की पूर्ति में वृद्धि होना। चौथी विशेषता, आंकड़े उचित मात्रा में शुद्धता के स्तर पर अनुमानित किए जाते हैं। आंकड़ों की गणना करते समय या अनुमान लगाते समय यथोचित स्तर की शुद्धता का मानदंड बनाए रखना आवश्यक है। शुद्धता का स्तर अनुसंधान की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसका उद्देश्य भी उसे प्रभावित करता है। किसी दवाई को बनाने के अनुसंधान संबंधी आंकड़ों में शुद्धता का स्तर 100% होना चाहिए, जबकि मानव व्यवहार से संबंधित अनुसंधान में शुद्धता का स्तर 95% भी स्वीकार्य होगा। जबकि मानव व्यवहार से संबंधित अनुसंधान में शुद्धता का स्तर 95% भी स्वीकार्य है। पांचवी विशेषताएं, आंकड़ों को एक दूसरे से संबंधित रूप में होना चाहिए। उन संख्यात्मक तथ्यों को आंकड़े कहा जाता है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं या जिनकी तुलना की जा सकती है। उदाहरण के लिए 3 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में अंकों की तुलना की जा सकती है, अतः यह आंकड़े हैं। किंतु एक विद्यार्थी के अर्थशास्त्र के अंक, दूसरे विद्यार्थी के गणित के अंक तथा तीसरे विद्यार्थी के अंग्रेजी विषय के अंक दिए होने पर तुलना संभव नहीं है, इसलिए यह आंकड़े नहीं हो सकते। आंकड़ों की छठी विशेषता, आंकड़ों का संग्रह पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़ों के संग्रहण का उद्देश्य स्पष्ट तथा पूर्व निर्धारित होना चाहिए। बिना किसी उद्देश्य के संग्रह की गई सूचनाएं केवल संख्यात्मक विवरण होते हैं। आंकड़ों के संग्रह के लिए उद्देश्य के अनुरूप एक निश्चित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है तथा प्राप्त सूचनाओं को एक पूर्व निर्धारित प्रारूप में लिखा जाता है। उद्देश्य या एक निश्चित प्रारूप के अभाव में एकत्र सूचनाएं केवल अनौपचारिक बातचीत बनकर रह जाती हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि जो संख्यात्मक तत्व उपरोक्त विशेषताओं से पूर्ण होगा वही सांख्यिकी आंकड़े कहलाएगा। इससे स्पष्ट है कि सभी आंकड़े संख्यात्मक विवरण होते हैं, परंतु तथ्यों के सभी संख्यात्मक विवरण आंकड़े नहीं होते। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, पहला परिमाणात्मक आंकड़े तथा दूसरा गुणात्मक आंकड़े। परिमाणात्मक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो संख्याओं में मापे जाते हैं। उदाहरण के लिए छात्रों के अंक, व्यक्तियों की ऊंचाई, परिवार की आय, परिवार के सदस्यों की संख्या आदि। गुणात्मक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो संख्याओं में नहीं मापे जाते, बल्कि इन्हें गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति की ईमानदारी, छात्रों में अनुशासन, परिवार का जीवन स्तर आदि। अब सांख्यिकी करती क्या है? अब तक की चर्चा में आप जान गए होंगे कि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते सांख्यिकी का अध्ययन आपको आर्थिक समस्याओं को समझने में मदद करेगा। आर्थिक समस्या के कारणों को गुणात्मक तथा मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने में सहायक होगा तथा जब समस्याओं के कारणों का पता चल जाएगा तब इसे निपटने के लिए नीतियों का निर्माण करना सरल हो जाएगा। सांख्यिकी का कार्यक्षेत्र इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है।
आइए अब हम सांख्यिकी की कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करते हैं। पहला कार्य, जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सांख्यिकी विधियों के द्वारा जटिल तथा वृहत तथ्यों को सरल तथा बोधगम्य बनाया जाता है। अपरिष्कृत संख्यात्मक तथ्य सामान्यतः बहुत बड़े तथा समझने में कठिन होते हैं। इन्हें किसी सामान्य लक्षण के आधार पर वर्गीकृत करके सरल बनाया जाता है। इससे इन्हें समझना तथा इनका विश्लेषण करना सरल हो जाता है। यदि अपरिष्कृत संख्यात्मक तथ्यों की संख्या बहुत बड़ी है तो इनसे कोई भी निष्कर्ष निकालना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे यदि एक पुस्तकालय में सभी पुस्तकें एक साथ पढ़ी हो तो आपको अपनी प्रिय पुस्तक ढूंढने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके विपरीत अलमारी में विषय अनुसार रखी हुई पुस्तकों में से आप अपनी प्रिय पुस्तक अधिक सरलता से ढूंढ सकते हैं। सांख्यिकी यही कार्य करता है। दूसरा, तथ्यों को निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करना। सांख्यिकीय विधियां संख्यात्मक तथ्यों को संक्षिप्त तथा निश्चित रूप में प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि भारत में वर्ष 2018-19 में मासिक प्रति व्यक्ति आय 10,534 रुपये थी। यह कथन संक्षिप्त तथा निश्चित है, बजाय यह कहने के कि भारत में वर्ष 2018-19 में मासिक प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। तीसरा, तथ्यों की तुलना करना। सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समय अथवा स्थान के आधार पर विभिन्न समस्याओं के तुलनात्मक अध्ययन को सरल बनाना है। उदाहरण के लिए यह जानने के लिए कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं में पिछले 10 साल में कितना सुधार हुआ, हम समय के आधार पर तुलना करते हैं। और यह जानने के लिए कि विश्व में हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या स्थान है, हम अन्य देशों से तुलना करते हैं। यह तुलनात्मक अध्ययन केवल सांख्यिकी के द्वारा ही संभव है। चौथा, नीति निर्माण में सहायता करना। बेहतर और प्रभावी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण के लिए भविष्य की प्रवृत्तियों को जानने की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षा के लिए नीति बनाते समय 10 वर्ष पश्चात छात्रों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जाएगा तो शिक्षा संबंधी भौतिक संरचना कम बढ़ जाएगी तथा बेहतर शिक्षा सुविधाएं नहीं दी जा सकेंगी। एक आर्थिक योजनाकार सांख्यिकी की सहायता से संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर 10 वर्ष पश्चात विद्यार्थियों की संख्या का अनुमान लगा सकता है तथा उसे ध्यान में रखते हुए बेहतर योजना तथा नीति बना सकता है। पांचवा, विभिन्न तथ्यों के बीच में संबंधों का अध्ययन करना। सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्र में हम कीमत तथा मांग, कीमत तथा पूर्ति, आगतों की कीमत तथा पूर्ति, मांग की लोच तथा कीमत आदि ऐसे अनेक संबंधों को जानने की कोशिश करते हैं। यह केवल सांख्यिकी की सहायता से ही संभव होता है। कभी कभी अर्थशास्त्री दो चरों के बीच संबंध की कल्पना करके इसका परीक्षण करते हैं और यह जांच करते हैं कि उनकी पूर्व धारणा यानी हाइपोथेसिस वैध है या नहीं है। आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए इस प्रक्रिया को किया जाता है। ऐसा केवल सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करके ही किया जा सकता है और यह केवल अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य विषयों में अनुसंधान में भी अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। सातवां, भविष्य के मूल्यों का पूर्व अनुमान लगाने में सहायता करना। सांख्यिकीय विधियों के द्वारा अर्थशास्त्री वर्तमान तथ्यों के आधार पर भविष्य के मूल्यों का सटीक पूर्वानुमान लगा सकता है। नीति निर्धारक, उत्पादक, विपणन प्रबंधक आदि पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर आने वाले वर्षों की संभावित आवश्यकता का अनुमान लगा सकते हैं
तथा उसे पूरा करने के लिए प्रभावशाली योजना बना सकते हैं। आपने ऐसी कई आर्थिक भविष्यवाणियां सुनी होंगी जो सांख्यिकी तकनीकों द्वारा गणना की गई हैं। जैसे भारत की जनसंख्या 2022 में चीन से अधिक हो जाएगी। यह बात सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर कर कही गई है। 8वां, कारक तथा प्रभाव का संबंध बताना। एक अर्थशास्त्री किसी अन्य कारक में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी एक आर्थिक कारक में होने वाले परिवर्तन के बीच संबंध की व्याख्या करना चाहता है, तो यह सांख्यिकी की मदद से संभव हो सकता है। निवेश में वृद्धि करने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार का कोई भी कार्य प्रक्रिया विश्लेषण सांख्यिकी के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इस स्थिति में प्रतिगमन विश्लेषण यानी रिग्रेशन एनालिसिस द्वारा कारक तथा प्रभाव के संबंध को बताया जा सकता है तथा एक तथ्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरे में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। सांख्यिकी का महत्व। वर्तमान समय में सांख्यिकी का महत्व बहुत बढ़ गया है। सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएं इसके कार्य क्षेत्र में शामिल हो गई हैं। सांख्यिकीय तकनीकों की गणना में कंप्यूटर के प्रयोग से अभूतपूर्व विकास हुआ है। सांख्यिकी अब राज्य प्रशासन का अंग मात्र नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान में इसका भरपूर प्रयोग हो रहा है। कृषि, व्यवसाय, उद्योग, समाजशास्त्र, राजनीति, चुनाव तथा टीवी चैनलों की रेस में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी और राज्य। सांख्यिकी का राज्य के लिए क्या महत्व है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के शुरू होने से राज्यों की भूमिका तथा कार्यों में विस्तार हुआ है। सभी देश अब आर्थिक तथा कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। विकास पर जोर देते हुए सरकार के निर्णय सांख्यिकीय आंकड़ों के सही तथा विश्वसनीय विश्लेषण के आधार पर लिए जा रहे हैं। इसके लिए भारत में एक अलग मंत्रालय भी बनाया गया है, जैसे हमने पीछे चर्चा की थी, जो शुद्ध तथा विस्तृत सांख्यिकीय आंकड़ों की उपलब्धता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कार्य करता है। सरकारों के कार्यों का मूल्यांकन तथा उसके दोबारा चुने जाने की संभावना काफ़ी हद तक अब सांख्यिकी निर्धारित करती है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। आर्थिक समस्याओं के समाधान में सांख्यिकीय विश्लेषण बेहद उपयोगी है। अर्थशास्त्र के तीनों घटकों उपभोग, उत्पादन तथा वितरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा सर्वोत्तम स्थिति के मापदंडों का निर्धारण करने के लिए सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न आर्थिक नीतियों के निर्धारण के लिए मूल्य, मजदूरी, उपभोग, बचत तथा विनियोग संबंधी आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार की अनेक योजनाएं सूचकांक से जुड़ी हुई है, चाहे वह कर्मचारियों को दिए जाने वाला महंगाई भत्ता हो या न्यूनतम मजदूरी दर। यह सब सांख्यिकी पर निर्भर है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत बिना आर्थिक परिकल्पना के विकसित नहीं होते। इन परिकल्पनाओं की जांच तथा सत्यापन सांख्यिकी के बिना संभव नहीं होती। सांख्यिकी का व्यवसाय तथा प्रबंधन में महत्व। आधुनिक समय में बाजारों की संरचनाओं में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। बाजार अब केवल एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा विश्व ही एक बाजार बन गया है। ऐसे समय में व्यवसाय का आकार का विस्तार हो रहा है तथा प्रतियोगिता में भी वृद्धि हो रही है। विशाल उद्यमों का उदय होने से उनका प्रबंधन भी जटिल हो गया है। प्रबंधकीय निर्णय लेने की सफलता काफ़ी हद तक सही तथा सामयिक आंकड़ों पर निर्भर करती है। व्यवसाय तथा प्रबंध
में उत्पाद अनुसंधान, निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता, नई विपणन तकनीक, मांग का पूर्वानुमान लगाना आदि आंकड़ों का सही तथा विश्वसनीय संग्रह तथा विश्लेषण पर जोर दिया जा रहा है। कुशल अर्थशास्त्री न केवल व्यवसाय के प्रबंधन में सहयोग कर रहे हैं, अपितु राजनीतिक क्षेत्र के प्रबंधन में भी सांख्यिकीय तकनीकों में कुशल अर्थशास्त्रियों की मांग बढ़ रही है तथा इनका योगदान सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण हो रहा है। कुछ व्यवसाय क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जोखिम की गणना की जाती है। इनके बारे में बिना सांख्यिकी के सोच भी नहीं सकते, जैसे बैंकिंग, ऋण की सुविधाएं, इंश्योरेंस आदि। सांख्यिकी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उसके महत्व के बावजूद सांख्यिकी की कुछ सीमाएं हैं। आइए सांख्यिकी की सीमाओं के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने जो चर्चा की उससे आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि आधुनिक युग में सांख्यिकी जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, किंतु सांख्यिकी की कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्री सांख्यिकी का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। पहली सीमा, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। सांख्यिकी में गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन नहीं करते हैं। वह तथ्य तथा समस्याएं जो संख्याओं में व्यक्त नहीं की जाती, सांख्यिकी के क्षेत्र में नहीं आती हैं। सांख्यिकी केवल तथ्यों का अध्ययन करती है जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणात्मक लक्षणों को केवल परोक्ष रूप से संख्याओं में व्यक्त करके विश्लेषण किया जा सकता है। खुशी, आध्यात्म, मोक्ष, संतुष्टि, इन गुणों को हम अंकों में परिवर्तित करके विश्लेषण कर सकते हैं, सीधा नहीं। दूसरी सीमा, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से सरोकार नहीं रखती। सांख्यिकी के अंतर्गत केवल संख्यात्मक तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है। एक अकेली या किसी विशेष इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, सांख्यिकी के अंतर्गत एक व्यक्ति की आय महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु एक गांव, नगर, राज्य या देश के व्यक्ति समूह की औसत आय महत्वपूर्ण है। तीसरा, सांख्यिकीय परिणाम केवल औसत रूप से सत्य होते हैं। सांख्यिकीय विधियों में विभिन्न चरों के औसत के आधार पर गणितीय विवेचन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत मूल्य को महत्व नहीं दिया जाता तथा व्यापक परिवर्तियों को दर्शाने के लिए केवल औसत का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सांख्यिकी के नियम केवल औसत रूप से ही सत्य होते हैं। जैसे भारत में 2018-19 में मासिक प्रति व्यक्ति आय 10,534 रुपये है। कुछ व्यक्तियों की आय इससे अधिक भी हो सकती है तथा कुछ व्यक्तियों की आय इससे कम भी हो सकती है। अगली सीमा, सांख्यिकी आंकड़े एक समान और समरूप होने चाहिए। विभिन्न तथ्यों में तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि आंकड़े समरूप या सजातीय होने चाहिए। विभिन्न गुणों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती। दो चरों के संबंध ज्ञात करते समय उनके मध्य संबंध को तर्क के आधार पर स्थापित करने के पश्चात ही सांख्यिकीय विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी की ऊंचाई तथा उसके द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के बीच में तुलना करके सांख्यिकीय संबंध स्थापित करना किसी तार्किक परिणाम पर नहीं पहुंचा सकता। और यदि सांख्यिकीय विधियों द्वारा कोई परिणाम निकल भी गया तो यह मात्र एक संयोग होगा, कोई तार्किक परिणाम नहीं। अगली सीमा, सांख्यिकी नियम यथातथ्य नहीं होते। सांख्यिकीय नियम सामान्यतः मानव व्यवहार से संबंधित होते हैं, जो कुछ मान्यताओं की उपस्थिति में सत्य होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के नियम की तरह यथातथ्य नहीं होते। इन नियमों पर आधारित निर्णय लगभग आसपास सही होते हैं तथा यथातथ्य नहीं होते। इनका
भौमिक उपयोग नहीं किया जा सकता। कुछ नियम मान्यताओं की उपस्थिति में लागू होते हैं और इन मान्यताओं के ना होने पर यह नियम लागू नहीं किए जा सकते। ऐसे ही कुछ नियमों का उदाहरण है मांग का नियम, पूर्ति का नियम। अगली सीमा, सांख्यिकी केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग की जा सकती है। सांख्यिकी का सर्वोत्तम प्रयोग केवल विशेषज्ञ द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें सांख्यिकी विधियों का पूर्ण ज्ञान है तथा निष्कर्ष निकालते समय सांख्यिकी की सीमाओं को ध्यान में रखते हैं। सांख्यिकी से अज्ञान व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर सकता है। 2 कक्षाओं में समान औसत अंक होने पर सांख्यिकी से अनभिज्ञ व्यक्ति समान शिक्षण पद्धति को लागू करेगा, जबकि विशेषज्ञ पहले दोनों कक्षाओं में परिक्षेपण की माप को ज्ञात करेगा तथा उसके आधार पर निष्कर्ष निकालेगा कि कौन सी शिक्षण विधि किस कक्षा में इस्तेमाल की जाए। अगली सीमा, सांख्यिकी में बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग करके निकाले गए निष्कर्षों को भली प्रकार समझने के लिए उन परिस्थितियों तथा मान्यताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जिनमें यह निष्कर्ष निकाले गए, अन्यथा यह पूरी तरह से गलत हो सकते हैं। इसे समझने के लिए सामान्यतः लाभ अर्जित करने वाली 2 फर्मों का उदाहरण दिया जाता है, जिनका औसत लाभ तो समान है, किंतु एक फर्म का लाभ प्रतिवर्ष बढ़ रहा है तथा दूसरी फर्म का लाभ प्रतिवर्ष घट रहा है। ऐसी स्थिति में केवल औसत के आधार पर निर्णय निकालने से यह गलती होगी कि हम कहेंगे कि दोनों फर्मों की परफॉर्मेंस समान है, किंतु वास्तव में एक का विकास हो रहा है और दूसरे में कमी हो रही है। अगली समस्या, सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। विभिन्न सांख्यिकीय विधियों की अपनी सीमाएं होती हैं। यदि उनको सावधानी से प्रयोग ना किया जाए तो उनसे गलत परिणाम निकल सकते हैं। अनेक सरकारी एजेंसियां तथा शोध संस्थान अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का दुरुपयोग कर सकते हैं। कुछ आंकड़ों या चयनित आंकड़ों से निष्कर्ष निकालकर शोधकर्ता जनता को भ्रमित कर सकता है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आज हमने सांख्यिकी के अर्थ तथा परिभाषा, सांख्यिकी की विशेषताओं, सांख्यिकी के कार्यों, सांख्यिकी के महत्व तथा सांख्यिकी की सीमाओं पर चर्चा करी। धन्यवाद।